नमस्ते व्यूअर्स। तो मैं हिमांशु सारस्वत, निर्वाणा क्लब की तरफ से हम एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला पॉडकास्ट हम डॉक्टर पीयूष जोशी सर के साथ रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो डॉक्टर पीयूष जोशी सर IIT श्री सिटी में असिस्टेंट डीन के पद पर हैं और वो निर्वाणा क्लब के क्लब मेंटर भी हैं। ओके, सो आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु सारस्वत, मैं निर्वाणा क्लब को लीड। आज इस पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट है हमारे क्लब मेंटर और असिस्टेंट डीन डॉक्टर पीयूष जोशी के साथ। तो हम इस पहले पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्ते पीयूष सर। नमस्ते। तो जिस तरह के सबसे पहला क्वेश्चन जो है सभी लोगों के दिमाग में आता है, आप जिस तरह पढ़ाते हैं, तो जिस तरह आप पढ़ाते हैं तो वो सबके दिमाग में तुरंत चले जाता है। लाइक जैसे कि आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो सबसे इंटरेक्टिव वे में आप पढ़ाते हैं, तो उसका राज क्या है, आप बता सकते हैं, जिससे सभी को लाभ हो? हिमांशु, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, है ना। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की, ये बहुत अच्छी शुरुआत है ताकि हमारा मैसेज सब तक पहुँच सके। और निर्वाणा क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ पर हम सभी की ग्रोथ चाहते हैं। कोई कहीं से भी आए, हम उसकी ग्रोथ चाहते हैं, बिल्कुल। निर्वाणा क्लब में हम योगा से रिलेटेड बातें करते हैं, हम हमारे स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, उससे रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपने पूछा है कि क्या ऐसे ट्रिक है, क्या ऐसा राज है जिससे कि जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो लोगों को एक अच्छा अनुभव होता है, जो स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा अनुभव होता है और अच्छे से सीख पाते हैं। तो ऐसा तो कोई राज नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई राज नहीं है। सिंपल है कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि क्लास में किस किस तरह के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। क्या सभी टॉप लेवल्स के हैं, या सभी एवरेज हैं, या सभी एक कैटेगरी के हैं जो कि जिनका CGPA या कम लेवल पे। सबसे पहले तो मैं ये जानता हूँ। उसके बाद मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इनिशियली फ्यू क्लासेस में, कि वो कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से मैं अपने आप को मॉडिफाइड करते जाता हूँ। तो ऐसा कोई मेरा फिक्स्ड हार्ड रूल नहीं है, ये डायनामिक है। तो मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि कोई भी टीचर है उसको डायनामिक होना चाहिए, जो कि क्लास टू क्लास वेरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए, आप क्लास में गए, वही रूल्स आपको हमेशा अपने टीचिंग में फॉलो करना, नहीं। आपको क्लास के हिसाब से अपने आप को ढालना है, आपको क्लास के हिसाब से अपने आप को रूल बनाना है। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, ये है कि स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ। यदि मैं स्टूडेंट को अच्छे से समझता हूँ तो स्टूडेंट भी मुझे अच्छे से समझ पाए। एकदम सही सर। जिस प्रकार आपने कहा कि स्टूडेंट को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पढ़ाई में, हाँ, ये बहुत एक अच्छी मेंटलिटी है किसी भी प्रोफेसर के लिए, किसी भी टीचर के लिए। सबसे पहले मतलब जो प्राचीन परंपराओं में हमारे गुरु जो होते थे, गुरुकुल परंपरा में, वहाँ पे भी हम गुरु जो होते थे हमें पहले समझते थे, उसी प्रकार हमको सिखाते थे। जिस प्रकार अर्जुन को द्रोणाचार्य ने अच्छी उच्च शिक्षा दी, मतलब जितना सीखता गया उसको सिखाते गए, बाकी सबको मतलब उनकी स्तर के हिसाब से सबको सिखाया। तो ये आप बहुत अच्छी एक उन्नति है। अभी थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट पे जाते हैं कि अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं, रिसेशन चल रहा है प्रेजेंट में। बिल्कुल। तो ये जो रिसेशन है, तो आप इस रिसेशन के बारे में क्या सोचते हैं, ये क्यों आया है, और मतलब लाइक इससे उभरना कैसे हो पाएगा और कब तक हो पाएगा? ठीक है, तो मैं रिसेशन के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि हर स्टूडेंट को रिसेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर स्टूडेंट को सबसे पहले रिसेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट क्या चल रहा है। सबसे पहले अपने आप को देखें, सबसे पहले अपने आप को देखकर एक हार्ड वर्क करें, ठीक है। जैसे कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू हैव टू वेरी साउंड
in one of the programming language like Java, C++, Python, JavaScript, right? किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को उठा लें, MySQL हो गया, MongoDB हो गया, राइट? उसमें आपको इतना अपने आप को प्रिपेयर करना है कि रिसेशन हो या रिसेशन के आगे की कोई और भी बात हो, हमें इतना अच्छा खुद को प्रिपेयर करना है ताकि जॉब हमें मिल ही सके। ऐसे ही आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही उम्दा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको एक फुल पैकेज, एक परफेक्ट पैकेज बनाती है। यदि ये सब चीज़ें आपके पास, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, किसी से कैसे बात की जाती है, आपकी ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें आप में है, तो रिसेशन हो या कुछ भी हो, आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता, आपको जॉब मिल के ही रहेगी। ओके सर, तो आपने जैसा बताया कि एक स्टूडेंट भले ही किसी प्रकार की परिस्थितियाँ हों, अगर वो उसकी स्किल्स हैं उसके पास, तो हर जगह वो एक जॉब पा सकता है। तो जिस प्रकार टेक्निकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के जीवन में, जैसे उसको जॉब के लिए टेक्निकल स्किल तो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी क्या क्या सॉफ्ट स्किल चाहिए उस स्टूडेंट को जिससे वो आगे और उन्नति कर सके? लाइक किसी भी जॉब में चले जाएगा अगर कोई बंदा, अगर उसके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, आप भी जानते हैं, तो वो ज़्यादा ऊपर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसी क्या क्या सॉफ्ट स्किल चाहिए जिससे वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके? बिल्कुल सही बात है। आजकल टेक्निकल स्किल्स हर जगह पे मौजूद है, जो कि हम कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में टेक्निकल स्किल्स के बारे में हम अच्छे कोर्सेस हैं, जाके हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, या बाहर कोचिंग्स अवेलेबल है जहाँ पर टेक्निकल स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात करी जाए टेक्निकल स्किल्स की, तो हर कोई कुछ ना कुछ करके अपने टेक्निकल स्किल्स अच्छी बना रहा है, पर मेन इंपॉर्टेंट बात आती है सेकंड स्किल, विच इज़ सॉफ्ट स्किल। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट योर टॉपिक, हाउ टू प्रेजेंट योर वॉट एवर यू प्रिपेयर, राइट? तो स्टूडेंट यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा मात खा रहा है। हर स्टूडेंट को अपने आप को इतना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल में, कि वो अपनी बात रख सके और सामने वाला उसकी बात एक बार में समझ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात रख रहा है, पॉइंट ए रख रहा है और सामने वाला समझ रहा है पॉइंट बी। ऐसा होगा तो बिल्कुल सॉफ्ट स्किल्स आप में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना अच्छा बनाना है आपको, पर हाँ, ये भी प्रैक्टिस से होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से बना लेंगे, तो बिल्कुल ये एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि अपने आप टेक्निकल स्किल्स तो है ही, और उसके ऊपर आपके पास एक सॉफ्ट स्किल। ओके सर, सो सॉफ्ट स्किल तो हो गया बिल्कुल, बट अगर जैसे आप जानते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है अपने माइंड में, वो स्पिरिचुअलिटी अगर स्टूडेंट में आती है तो एक नया कमाल कर सकते हैं हम युवास। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस यंग जनरेशन को कैसे समझ सकते हैं सर? हिमांशु, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा करा है। हालांकि ये क्वेश्चन में आज की जनरेशन या स्टूडेंट की लाइफ में बहुत रेयर क्वेश्चन है कि आप आध्यात्म को खुद से कैसे जोड़ सकते हैं, पर ये आपने क्वेश्चन करके बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप में टेक्निकल स्किल हो गई, सॉफ्ट स्किल हो गई, ठीक है, आपको हो सकता है इससे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुश हैं या नहीं। हाँ सर, हम हर कोई काम, आप अपने जीवन का कोई भी काम ले लें, आप क्यों कर रहे हैं? आप अपने जीवन का एक भी काम उठा लें, आप वाई आर यू डूइंग दैट वर्क? क्योंकि आप खुश होना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी जॉब भी ले ली टेक्निकल स्किल से, सॉफ्ट स्किल से, और यदि आप खुश नहीं है, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए कमा के भी कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। आप ये नोट कर लीजिए, आपका कोई मतलब नहीं। तो मैं टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल के अलावा एक स्किल और आप में होना चाहिए, वो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। ओके सर। आजकल हम सब लोग फिजिकल पे तो ध्यान देते ही, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, पर क्या हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? हमें मेंटल हेल्थ ऐसा लगता है कि ये कोई
दूर की बात है, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ सर। पर सबसे बड़ी बात मैं भी बोलना चाह रहा हूँ आपको कि यदि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ सर, डेफिनेटली सर। है ना? जैसे आप कहीं पे गए जॉब में या कहीं पे गए, या आप किसी भी इंडस्ट्री में गए, सब जगह नेगेटिव इन्वायरमेंट भी है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। आपको ऐसा नहीं आपको ये नहीं सोचना होगा कि मैं कहीं पे गया और मुझे केवल और केवल पॉजिटिविटी मिल रही है। नहीं, लाइफ में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। पर जब नेगेटिव आता है हमारे पास, तो हम एकदम मुरझा जाते हैं। हम एक पौधा जैसे मुरझा जाता है ना, वैसे हो जाते हैं, और हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी खुशी रुक जाती है, एक जो ब्लिस चल रहा है लाइफ में वो रुक जाता है, एक एन्जॉयमेंट रुक जाता है। फिर हम चीज़ें नशे की तरफ जाते हैं। आज के युवा, जब हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती तो हम नशे की तरफ जाते हैं। तो कहने का मतलब यदि आप मेंटली स्ट्रांग है, हाँ सर। तो आप नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल भी रहेगी। हाँ सर, डेफिनेटली सर। सर मैंने भी एक बार सुना था कहीं कि अगर आप कहीं अपने किसी इष्ट देव को पास जाते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी ये सभी समस्याएं टल जाएं। कभी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने सुना है कि मतलब जब आप ऐसी जर्नी पे जाओगे तो और परेशानी आएंगी, लेकिन आपको तब उस टाइम पे आपको उस परेशानियों को लड़ने की शक्ति होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी हिमांशु। आज की जनरेशन को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यदि आप भगवान को पूछते हैं या गॉड को पूछते हैं, आप किसी को भी आप प्रेयर करते हैं, तो आपका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर जो आके आपकी समस्याएं दूर कर देगा, हाँ सर। या आपके जीवन में समस्या ही वो आपको दूर कर देगा। हाँ, ईश्वर को हम प्रेयर इसलिए करते हैं, पूछते इसलिए हैं कि वो हमें उस परिस्थिति से लड़ने की एक शक्ति देगा। हाँ सर। जब वो शक्ति हमारे अंदर होगी तो हम आसानी से उस परिस्थिति से लड़ सकते हैं। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप जिम गए, आप में एक स्ट्रेंथ आ गई है, तो आप छोटी मोटी चीज़ें फिजिकली आपको परेशान नहीं करेगी। वैसे ही आप मेंटली वीक हैं, पर आप यदि ईश्वर से जुड़ जाते हैं या बहुत सारे मेडिटेशंस हैं उनसे जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, एक इनर पावर आएगी, जो कि आपको परिस्थिति से लड़ने के लिए हिम्मत देगी। हाँ सर। बिल्कुल, तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर परिस्थितियाँ नहीं आएगी, हो सकता है वो ज़्यादा परिस्थितियाँ आएँ, ठीक है, पर आपको लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ओके सर। तो सर एक सभी लोगों को ऐसे दिक्कत रहती है, जैसे कभी कभार आपकी मतलब सोच के अनुसार कभी काम नहीं होते, कभी कभार ऐसे अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसको आप खुद संभाल नहीं पा रहे हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जा रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपने प्राण छोड़ दें या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो ये सारी समस्याएं हट जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक स्टूडेंट, कोई एक ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? बिल्कुल हिमांशु, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और सबके लिए रिलेवेंट भी है। आजकल क्या हो चुका है, स्टूडेंट्स बहुत ही ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं, है ना? हम यहाँ बैठे हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, वो कहीं और सोचते जा रहा है, कहीं और सोचते जा रहा है, और सडनली उसके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है या फिर उसके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो सडनली उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, या बहुत नेगेटिव ओवर थिंकिंग हावी होने लगती है, या सडनली कोई परिस्थिति ऐसा आ जाए, तो इसके लिए बस आपको 1 मिनट चाहिए, या मैं बोलूँगा 60 सेकंड्स चाहिए आपके लिए उससे दूर होने के लिए, ठीक है? तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे जब एकदम से कुछ नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाए तो हम कैसे उससे बाहर हो सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो स्टूडेंट जहाँ पर भी हो, ठीक है, बैठे हो या क्लास में हो या कहीं पे भी हो, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसे जो करना चाहिए मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के रूप में उसे बताता हूँ। तो सबसे पहले, यदि ऐसी जगह हो, अकेले हो, तो आँख बंद भी कर सकता है, यदि पब्लिक एरिया में हो तो भी आँख खुली कर सकता है, करके कर सकता है। तो जैसे अभी हम बैठे हुए, तो एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आँख बंद करके। हाँ सर। ठीक है, तो हो सकता है आप भी यदि आप करना चाहें तो आप भी कर सकते आने हैं। दो, मैं भी ट्राई करूँगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ हमारे लैप पे रखेंगे। ओके सर। बस 60 सेकंड चाहिए इसके लिए। इसमें हम सबसे पहले टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। नाक से सांस लें, लंबी गहरी सांस लें,
और मुंह से छोड़ें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। अब इस बार नाक से लंबी गहरी सांस लें और उस सांस को रोके रखें। होल्ड इट, होल्ड इट। रिवर्स काउंट करें मन में ही। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 और उस सांस को छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। होल्ड इट। एंड रिलैक्स। यदि आप इसको 3 से 4 बार कर लेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा सर, मैं तो सर पहली बार में ही रिलैक्स फील करने लग गया। बिल्कुल, ये इसमें कोई रिलीजन की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक साइंटिफिक टूल है, ये एक मेडिटेशन है, ये एक साइंटिफिक टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। यस सर, जैसा कि अभी प्रेजेंट में हमारे जो योग और मेडिटेशन की कलाएं हैं, भारतीय संस्कृति की कलाएं, वो सभी समस्त के मतलब जो देश हैं वो भी अपना रहे हैं, अलग अलग देश अपना रहे हैं। यूएस जैसी कंट्रीज़ और सभी जगह योगा दिवस पे अलग अलग प्रकार से योगा किया जाता है। सही। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी भारतीय संस्कृति की, जिससे हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर इसको व्यायाम जो आप अच्छे से योग पद्धति से करें तो अपने शरीर को भी उन्नत कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हिमांशु। तो हमारे कुछ व्यायाम ऐसे हैं ना, जो योग हमारे ऐसे हैं जिसमें कि आप ध्यान में ही चले जाता है। कुछ ऐसे आसन है जिसमें आपको ध्यान में चले जाते हैं और आगे अभी आप उसके बाद मेडिटेशन में ध्यान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सूर्य नमस्कार करते हैं, हाँ है ना? तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन्स होते हैं, हाँ सर। है ना? 12 स्टेप्स होती है। तो जब हम 12 स्टेप्स करते हैं तो यदि एक एक स्टेप को हम 1-1 मिनट तक करें, रुकें, उसी पोज में रुकें, फिर अगला करें, फिर इसी पोज में रुकें, तो ये एक साधना हो गई है। ठीक है? तो ये अलग अलग तरीके के व्यायाम है, योग हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और पीसफुल जीवन जी सकते हैं। हाँ सर, डेफिनेटली सर। तो सर अभी आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आते हैं। सर जैसे अभी आप इतने गंभीर हैं, गंभीर विचारों वाले हैं, क्या बचपन में भी आप ऐसे ही थे, या फिर कुछ ऐसा सडन चीज़ हुआ जिससे आप ऐसा चेंज आया, या फिर कैसा था? तो जैसे आपने मुझे कहा कि गंभीर, राइट? तो मैं यदि गंभीर का मतलब मैं समझूंगा कि किसी भी मैच्योरिटी को लेकर, हाँ, राइट? पर यदि सब लोग समझ रहे हैं कि गंभीर मतलब बहुत सीरियस इंसान है, तो मैं वैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है? यदि आप मुझे मेरे घर पे आके देखेंगे तो जब मैं डॉटर के साथ खेलता हूँ या उसके साथ कुछ मस्ती करता हूँ तो मैं एकदम बच्चा हो जाता हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि गंभीर को आप सीरियस वे में समझे कि हमेशा सीरियस रहता है कोई बंदा, नहीं, ऐसा नहीं। यही गंभीर? हाँ, तो मैं घर पे भी मस्ती में रहता हूँ, अपने जब बच्चे के साथ खेलता हूँ, अपने डॉटर के साथ खेलता हूँ, तो मैं बहुत मस्ती में खेलता हूँ। यस सर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हम इस स्टेज तक कैसे पहुँच सकते हैं, या मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत आगे तक पहुँच चुका हूँ, पर हाँ, कहीं ना कहीं एक स्टेप तक हूँ या यात्रा में हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कहीं पे पहुँच चुका हूँ, हम सब यात्रा में हैं, तो मैं भी एक यात्रा में हूँ। तो यदि मैं अपने चाइल्डहुड पे तो नहीं जाऊँगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा बीता है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, तभी मुझे चीज़ें पता है कि कैसे किससे बात करी जाती है और एक परिवार में कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे छोटी छोटी बातों से खुश रहा जा सकता है। जीवन में छोटी छोटी बातों को कैसे यूज़ करके आप खुश रह सकते हैं, ऐसा। तो मेरा पूरा चाइल्डहुड, मेरा पूरा बचपन में जॉइंट फैमिली में रहा है ना। तो जैसे गली मोहल्ले वाला बचपन होता है, बिल्कुल मेरा बचपन भी वैसा ही रहा है। छोटी सी गली, मंदिर, और उन्हीं गलियों में हम खेले हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे
मम्मी पापा ने मुझे कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कि तुम्हें यही करना है, यस और इसके अपोजिट ना ही मुझे कभी उन्होंने बहुत हद तक गाइड करा है। ठीक है, ये सब सुन के आप सरप्राइज हो जाएंगे, पर पहली बात तो ये, उन्होंने मुझे कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करा है कि तुम्हें यही करना है, और ना ही मुझे गाइड करा है। बहुत हद तक गाइड मतलब एक राय देना अलग बात है, पर गाइड करना मतलब कि उनके हिसाब से वो सही है और मुझे यही करना है, ऐसा भी उन्होंने नहीं करा है। तो मैं, यदि हमारे जो व्यूअर्स हैं, यदि पेरेंट्स हैं, यदि वो सुन रहे हैं, तो अपने स्टूडेंट के लिए उन्हें यही फॉलो करना चाहिए कि उन्हें बहुत हद तक गाइड नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। वो राय दीजिए टाइम टाइम पे, उन्हें सही राह पे चलने की राय दीजिए, पर उन्हें एक ऐसा रास्ता उनके लिए अपने बच्चे के लिए मत खोजिए कि नहीं तुम्हें इसी रास्ते पे चलना है। नहीं, यस सर हो सकता है कि आप सही हो पेरेंट्स, पर बच्चे को अपना रास्ता खुद खोजने दिए। तो मेरे माता पिता ने मुझे यही बहुत अच्छा काम करा है कि मुझे कभी भी एक जगह पे चलने की बताया नहीं कि तुम्हें इसी डायरेक्शन में चलना है। नहीं, अपना रास्ता आप खुद चुनो और चलते रहो। आज भी वो हमेशा इस तरह से सपोर्ट है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ कई में, पर वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो बचपन का बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रहा है। और उसके बाद गंभीरता, या मैं उसको बताऊँगा कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ। तो बचपन से घर में जो माहौल रहता है पूजा पाठ का, एक वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। यस सर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, या मैं कहूँगा कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो हमेशा लॉजिक पे बात करता है ना। जैसे आप, रिलीजन तो है ही सामने, हाँ सर पर उसके पीछे क्या है, उसका नज़रिया यस सर डेफिनेटली लॉजिक के पीछे देखता है। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे जीवन में, है ना। तो मेरा फ्रेंड का नाम है मोहित। तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है मेरे जीवन में, मुझे आध्यात्म की तरफ लाने के लिए। ओके सर तो धीरे धीरे ये जर्नी है, ऐसा नहीं होता कि सडन चेंज होता है। कभी भी लाइफ में आप देखेंगे कि सडन चेंज नहीं होता, आपको लगेगा सडन चेंज हुआ है, पर ये एक यात्रा है। यस तो यात्रा में हम सभी चल रहे हैं, और मैं भी अभी भी यात्रा में हूँ, मुझे भी और आगे जाना है। यस सर आप मस्ती करते थे बचपन में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल, खेलना, मस्ती करना, एंजॉय करना, अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने जाना, सब बिल्कुल करा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बस घर में पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो बस पढ़ाई करूँगा मैं, है ना। तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था और बहुत सपोर्टिव था। तो अभी भी है फ्रेंड्स बहुत सारे जो कांटेक्ट में है, तो उनके साथ हमेशा मैंने एंजॉय ही करा। ओके सर सो सर हमने ये भी जाना है इतने 2 वर्ष आपके साथ रहकर कि आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। हाँ, तो जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में था, तब से ही मैंने कुछ थोड़ा सा लिखना चालू करा था मैंने। यस सर पर उसके बाद धीरे से गैप हो गया। फिर मैं जब 11th-12th में आया, या कॉलेज में गया, एमटेक में गया, पीएचडी में, उस दौरान, और जहाँ मैं यूके में भी गया था पोस्ट डॉक के लिए, तो वहाँ पर बहुत अच्छे विचार आने लगे। और उन विचारों को मैंने एक नया फॉर्म दिया और उन्हें लिखना चालू करा। तो हाँ, कह सकते हैं कि कुछ हद तक मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ। सर उनमें से कुछ कृति आप अगर सुना सकें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुख ही पाएंगे। अच्छा, यस तो एक जो है एक रचना है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, यस सर जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट भी करती है। यदि इससे आप समझेंगे तो स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट करेगी। तो मैं यस कुछ लाइन सुनता यस सर अवश्य। जंग है ये जंग है ये जंग रोज रोज है, जंग है ये जंग है ये जंग रोज रोज है, तो खेल अनिश्चितताओं में तो जंग एक मौज है। जंग है ये जंग है ये जंग 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 रोज रोज है, तो खेल अनिश्चितताओं में तो जंग एक मौज है। तो तीर है अर्जुन का तो जाएगा निशाने पे, तो तीर है अर्जुन का तो जाएगा निशाने पे, तो स्वयं चालित है ये छूटी तेरी सोच। जंग है ये जंग है ये जंग रोज रोज है, डर डर के तू जीता है, फूंक के छाछ पीता है,
डर डर के तू जीता है, फूक के छाछ पीता है, निकल मन जाल से, मन तो नकली खोल है, जंग है ये जंग है ये, जंग रोज रोज है। प्रकाश तेरा और प्रकाशित, प्रकाश तेरा और प्रकाशित हो, जब खुद से जंग घोषित, प्रकाश तेरा और प्रकाशित हो, जब खुद से जंग घोषित हो। अंधकार है अहंकार का, प्रेम ही एक ज्योत है, जंग है ये जंग है ये, जंग रोज रोज है, और तू खेल अनिश्चितताओं में, तो जंग एक मौज है। सर वैसे ये सुनने में बहुत कानों को प्रिय लगती है, लेकिन इसको अगर समझने बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर विचार। हाँ, ये बिल्कुल बहुत डीप में जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके मत जियो, यस है ना। कि 10 साल पहले की प्लानिंग करके रखिए। आप प्रेजेंट में ध्यान रखो, अनिश्चितताओं में खेलो, अनसर्टेनिटी में खेलो, यस सर। है ना। और लड़ाई बाहर नहीं है, कंपटीशन किसी और से नहीं है, कंपटीशन वॉर जो है वो खुद से चल रही है। यस खुद सर। को रोज इम्प्रूव करो, ठीक है। और ईगो जो है वही डार्कनेस लाता है, यस सर। तो ईगो को हटाओ और प्रेम में खो जाओ। ठीक है सर। सो सर जैसे अनेक मतलब एक थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि जैसे हर व्यक्ति का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है अपने ईश्वर को मानने के लिए। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अनेक प्रकार के इष्ट देव हैं, लाइक बहुत सारे देव हैं। जैसे बहुत लोग श्री गणेश को मानते हैं, बहुत लोग श्री राम को मानते हैं, बहुत लोग श्री कृष्ण को मानते हैं। तो जैसे मैं बता दूं अपना, मेरे जो इष्ट देव हैं, जहाँ मतलब जैसी भी प्रकार की परेशानी आती है, मैं स्वयं हनुमान जी को याद करता हूँ हर बार। अब जैसे कि हर प्रकार की, जैसे एक है, आप मानते सभी को हो, लेकिन अगर थोड़ी सी परेशानी आएगी सबके सबसे पहले वही याद आते हैं, वही नाम निकलेगा। हाँ वही नाम लिख लेगा। तो सर आपके इष्ट देव कौन है और आप उनको सर क्या समझते हैं? लाइक बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि सभी के मन में कुछ ना कुछ ईश्वर से सभी ईश्वर से जुड़े रहते हैं। किसी को हनुमान जी या किसी को गणेश जी या सब चीज़ ध्यान में आ जाते हैं एकदम से। जब आप कुछ परेशानी में होते हैं तो आप उन्हीं को याद कर लेते हैं एकदम से, आप ना चाहते हो तब भी वो आ जाते हैं आपके। यस सर। तो मैं ये कहूँगा कि शिव मेरे बहुत करीब है, राइट। तो उन्हीं के नाम से मैंने अपने डॉटर का नाम भी शिव ही रखा है, मीन्स ओनली शिव। तो शिव मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। पर मैं शिव को कैसे देखता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर मैं देना चाहता हूँ। शिव को मैं देखता हूँ शून्य से, शिव ही शून्य है। इसका क्या मतलब है कि जैसे गीता में भी बहुत बढ़िया बात कही गई है, स्थित प्रज्ञ। आपके पास आपका बहुत अच्छा समय चल रहा हो या आपके पास बहुत परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो, आप स्थिर हैं तो आप ब्लिस में हैं, तो आप सुखी हैं, तो आप हैप्पीनेस में हैं, आप खुद में ब्लिस में हैं। तो शून्य, शिव को मैं शून्य मानता हूँ। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, शिव को शून्य मानते हैं? शिव को शून्य का मानने का मतलब ये है कि यदि आप शून्य हो गए तो आपके पास कुछ भी आ रहा है वो मल्टीप्लाइड होकर शून्य हो जाएगा और आप अपने ब्लिस में रहेंगे, आप अपनी हैप्पीनेस में रहेंगे, आप अपने आप में एंजॉय करते रहेंगे। तो आपके पास बहुत खुशियाँ भी आ रही है या परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं या नेगेटिव परिस्थिति हो रही है, आप अपने आप में एक शांत रहेंगे। तो शिव मेरे लिए शून्य है। और जब भी मैं कुछ परिस्थितियों में चाहता हूँ या विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, बस मैं अपने मन में शिव 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 इतना ही बोलता हूँ, मुझे अपने आप एक शक्ति मिल जाती है और मैं उन परिस्थितियों से निकल जाता हूँ। मैं निकलता क्या हूँ, मैं ऐसा बोलूँगा कि शिव ही मुझे उस परिस्थिति से निकाल देते हैं, है ना सर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पूजा पाठ करूँगा शिव की या मैं रोज़ मैं शिव का पूजा करूँगा, नहीं। शिव मेरे लिए सब कुछ है। मैं नाम ले रहा हूँ शिव अंदर ही, तो एक वाइब्रेशन मेरे अंदर अपने आप ही फ्लो हो रही है। यस सर। ना, वो एक इमोशनल वाइब्रेशन अपने आप अंदर फ्लो हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जब भी शिव को पुकारता हूँ तो मैं अपने आप शिव से कनेक्ट हो जाता हूँ। यस सर। जैसे आपने अब कहा कि आप जैसे शून्य का मतलब कि आपके पास कुछ भी आए, सुख आए दुख आए, सब हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहें। बिल्कुल। तो इससे हम संतोष को भी ले सकते हैं। लाइक अगर कोई
भले ही आपके पास किसी भी प्रकार का धन है, संपत्ति है, अगर संतोष नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तब भी सुखी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी सुखी नहीं है। तो मैंने कुछ लाइन सुनी थी। अच्छा। एक बात तो मैं सुनाना चाहूँगा। जैसे, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। क्या बात है हिमांशु, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बढ़िया तुमने लाइन कही है कि पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो गया है। बहुत गजब लाइन कही। थैंक यू सर, आपने इस योग समझा। नहीं, बहुत बढ़िया बात कर दी तुमने। और ये लाइन, जो ये लाइन से ये पंक्तियाँ यदि हर कोई समझ जाए ना, तो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस भी होगी और स्माइल भी रहेगी फेस सर। और खुशी में मस्त होके चलता रहेगा वो, सर। है ना। एक फ़कीर की तरह, हम फ़कीर को कुछ बैगर की तरह देखते, पर फ़कीर वो होता है जो कि मस्त, अपने आप में मस्त है और जी रहा है और एंजॉय करते जा रहा है। सर। किसी और से उसकी कोई परवाह ही नहीं, अपना काम भी कर रहे हैं और हैप्पीनेस में भी है, ब्लिस में, खुद की खुशी में। यस सर। तो सर बस यहीं से हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सर, आज अपने हमें टाइम दिया और इतनी सारी जो बहुत सारी अच्छी बातें हैं हमको बताई, हमने व्यूअर्स को बताई। सब लोग अपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रकार के। आपका अनुभव जो रहा है, मतलब मैंने सुना है कि जो अनुभव होता है वो सब, अगर उस किसी व्यक्ति से आप अनुभव ले रहे हैं, वो एक विद्या के समान है। बिल्कुल। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। मैं बस यही चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ हमेशा होती रहे, मेंटली और फिजिकली दोनों। ओके सर। और कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स को सुधारे, आगे बढ़े, पर अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो हम देखेंगे इस पॉडकास्ट में क्या क्या चीज़ें कमी रही है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो अगली बार हम अन्य किसी टॉपिक पे ये पॉडकास्ट लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रॉम निर्वाणन क्लब।